स्वागत है आज अपने एक नए वीडियो में और जिसमें हम लोग संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और एक से अधिक क्वेश्चन बनने वाले होंगे, उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज 14 अप्रैल जो कि भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में आज के दिन मनाई गई और पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और मनाई भी गई है। तो आज उसी के दिन हम संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्क्रीन पर दिए गए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे हम लोग पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा क्वेश्चन है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है वो कब अपनाया था, इस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन और हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पहले क्वेश्चन के साथ है हमारा संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया है, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो अपनाया था वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक राष्ट्रीय गान जिसका नाम है जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। लेकिन यह सर्वप्रथम की अगर बात की जाए तो यह 27 दिसंबर यानी 1911 यानी 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त में गाया गया था। इस गायन का जो समय था वो कितना था, 52 सेकंड था और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। यानी उनका जो था तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता शीर्षक प्रकाशित किया था और 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे कि हम लोग राष्ट्रीय गान से, जैसे भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन अधिनायक जय है और इसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है। इसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था और संपूर्ण गान की जो समय अवधि है वो 52 सेकेंड है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संस्तुति पर हुआ है, तो यह हुआ है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर। किसकी? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है।
यानी भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया है और इस मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन है वो जुलाई 1946 में किया गया। कब किया गया? जुलाई 1946 में किया गया। अगला है भारतीय संविधान सभा द्वारा, यानी भारतीय जो संविधान है उस संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया है? तो भारत का जो संविधान है वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिए कि जब भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य थे। कब थे? कितने थे? 284 सदस्य थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जैसे कि अगर बात की जाए तो संचालन समिति की अगर बात की जाए तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी यह सही है। प्रारूप समिति की बात की जाए तो यह भीमराव अंबेडकर जी थे, यह भी सही है। संघ समिति की अगर बात की जाए तो यह भी सही है। एक संघ संविधान समिति जो थी तो उसका जो है वो जेपी कृपलानी नहीं थे, यानी हम लोग देखते हैं यानी संविधान समिति की जो जेपी कृपलानी है ये नहीं थी। क्यों? कौन थी? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी संघ संविधान समिति व संघ शक्ति समिति दोनों के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के डॉक्टर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद व प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिया गया। हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की बात की जाए तो वो ब्रिटेन से ली गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकाल की बात करें तो वो जर्मनी से ली गई है और मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो वो रूस से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11वीं अनुसूची का जो सिद्धांत है वो ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से भी या शहरी क्षेत्रों के शासनीय शासन से है। तो यह जो 11वीं है वो ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है। यानी 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है। इसमें पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने किए गए? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? तो वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी अनुसूची 12 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी अनुसूची 12 में इसका प्रावधान किया गया है। वर्ष 1993 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो ध्यान रखें, देखिए मैं इस क्वेश्चन को 11वीं अनुसूची की अगर बात करी जाए तो वहां ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है, जो कि 73 में यानी 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची का जो संबंध था वो ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से था। इसमें 29 विषय सम्मिलित थे।
अब अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, एक मिनट, हाँ, अगर हम यही शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों की जो स्थानीय स्वशासन के संबंध में, उसमें 12वीं अनुसूची में सम्मिलित है, जो कि वर्ष 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। सूची फर्स्ट और सेकंड में दिए गए सूचनाओं के आधार पर कूट मिलान करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 और 21। अगर अनुच्छेद हम 14 की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें हमारा कौन करेक्ट हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 14 जो है वो किससे संबंधित है, वो समता के अधिकार से संबंधित है। अगर हम अनुच्छेद 17 की बात करें तो वो अस्पृश्यता से संबंधित है। अनुच्छेद अगर हम 19 की अगर बात करें तो वो अव्यक्ति की स्वतंत्रता से, और 21 की बात करें तो वो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। यानी अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। 17 की बात की जाए तो वो अस्पृश्यता के अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 19 जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उल्लेख जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो उल्लेख है वो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें बी है। कौन सा है? बी, यानी 21A। लेकिन 21 का के अंतर्गत है। किसके? 21 का के अंतर्गत, यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 में के द्वारा अनुच्छेद 21 का में जोड़कर 6 से 14 से वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया। जो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चों को कारखानों या खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। और 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी व्यवस्था दी गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 32। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लिखित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है, जो कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय व आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे पंचायती राज संगठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया? ये पंचायती राज संगठन के बारे में जो उल्लेखित है वो है
ऑप्शन नंबर बी है। देखिए अनुच्छेद 39 सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है। 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन है, यानी 40वां जो अनुच्छेद है उसमें ग्राम पंचायतों का संगठन है। और अगर यही 41 की बात की जाए तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं को तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध कराना होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वो ऑप्शन नंबर 11 करेक्ट है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो कितने हैं? 11 हैं। यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का में अनुच्छेद भाग 51 का के तहत रखा गया है। इसकी संख्या 11 है। भारतीय संविधान के मूल जो कर्तव्य है वो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए हैं। किस पर? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश के जो स्थानीय स्वशासन कानून जो है वो 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। नेक्स्ट आता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? तो ये होता है 148। यानी महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 148। यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है और इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। अगला है सदन की बैठकों के लिए गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो वो अनिवार्य है 1/10। यानी सदन के बैठकों के लिए गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो 1/10। यानी सदन के बैठने के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति होना एक आवश्यक है। नेक्स्ट आता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो एक कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार बन गया। पहले एक मौलिक अधिकार था जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे एक मौलिक अधिकार की श्रृंखला से हटा करके विधिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया और इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक मान्यता प्रदान की गई। अगले क्वेश्चन में नगर निगम को प्रमुख हम लोग क्या कहते हैं? तो जो नगर निगम के जो प्रमुख को हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं मेयर। क्या कहते हैं? मेयर। यानी नगर निगम के प्रमुख को हम महापौर या मेयर के नाम से भी जानते हैं। इनका कार्य होता है नगर में पीने का पानी, सफाई, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। अगला है निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर बी है,
यानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में नगर निगम नहीं है, जबकि अलीगढ़, गोरखपुर तथा मुरादाबाद जनपद में नगर निगम है। तो कहाँ नहीं है? आजमगढ़ में नहीं है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? तो वर्तमान में अगर देखें तो वो 17 है। यानी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है और उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम जो है वो शाहजहांपुर को बनाने की घोषणा 2018 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर, जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? तो जिला पंचायत का जो सचिव होता है वो होता है मुख्य विकास अधिकारी। कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होता है और जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी होता है और जिला पंचायत जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को कार्य करती है, जैसे सड़क, पुलिया आदि का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट आता उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया गया। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो पास किया गया तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1947 में। कब किया गया? 1947 में किया गया। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया और 15 अगस्त 1947 को पंचायतों की स्थापना शुरू की गई। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पास किया गया? 1947 में, जिसमें पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को किया गया और 15 अगस्त 1947 को पंचायतों की स्थापना शुरू की गई थी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 73 में। कौन सा है? 73 है। इनके संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो वो कौन सा है? 73वां है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। और 73वां संविधान जो संशोधन है वो 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सार्वजनिक दर्जा प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर, कि 2 अक्टूबर 1959 कितना? 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? यानी 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का जो उद्घाटन किया गया था तो वो कहां गया? तो क्या था? तो वो किया गया था नागौर, यानी राजस्थान में। यानी 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान नागौर में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो भारत में पंचायती राज जो है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो अनुमोदन है किस समिति द्वारा किया गया? तो वो बलवंत राव
मेहता के द्वारा। यानी भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो अनुमोदन है किस समिति द्वारा किया गया, तो वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो अनुमोदन है वो बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम सीमा जो है वो 21 यानी 21 साल होना चाहिए। कितना? 21 साल होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जिसमें 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर 32 है नंबर 32, यानी ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत है वो कौन सा है। तो ग्राम पंचायतों की जो आय का स्रोत है वो है भूमि एवं स्थानीय कर या मेला एवं बाजार। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गांवों में मेले तथा बाजार से प्राप्त होने वाला ग्राम पंचायतों की आय का जो है एक मुख्य स्रोत माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो वो होती है राज्यपाल में। किसमें होती है? राज्यपाल में। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली जो प्रथम महिला जो है थी वो कौन थी। तो वो थी सरोजिनी नायडू। यानी भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी, जो कि यह उत्तर प्रदेश की एक प्रथम राज्यपाल बनी हुई थी। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल महिला बनने वाली जो प्रथम महिला थी वो सरोजिनी नायडू थी। यह उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विधान पार्षदों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में विधान पार्षदों की जो संख्या है वो है 100, यानी कितनी है? 100। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान पार्षद यानी 36 है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान पार्षद नहीं है।
तो विधान परिषद जो है वो उत्तराखंड में नहीं है। कहां नहीं है? उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? तो वो आर्टिकल 226 यानी आर्टिकल 226 के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेषण। इसमें 226 आर्टिकल में। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? यानी वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वो है 24 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 24 जो है वो भारत में उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 404। यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 होती है। 403 जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं और एक जो है वो एंग्लो इंडियन द्वारा मनोनीत होता है। और ये सदस्य राज्य विधानसभा में क्षेत्रों के वयस्क 18 वर्ष या ऊपर मतों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उम्र आयु होना आवश्यक है? तो जी कि विधान परिषद का जो सदस्य है उसके लिए 30 वर्ष की आयु होना कम से कम एक आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आता है प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का एक मुखिया होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता का सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं। मत डालने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु होना चाहिए? तो वो 18 वर्ष होना चाहिए। यानी 18 साल और उससे अधिक आयु के लोग अपना मत यानी वोट दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है कि हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है? तो उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है वो इलाहाबाद में स्थित है। यानी हमारे प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो वर्तमान में प्रयागराज में है जो कि इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। इलाहाबाद की जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन आता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी यानी हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। कौन है? मोर। यानी अगर भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो वो मोर है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो बाघ है। क्या है? बाघ। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पुष्प की अगर बात करें तो वो कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है और राष्ट्रीय फल की बात करें तो यह एक आम है। अगला क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिया गया सारनाथ से। कहां से लिया गया? सारनाथ से लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ से स्थित एक अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है और इस मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ की हुए खड़े हुए हैं और इनके नीचे क्या है? एक हाथी है और एक घोड़ा है, एक सांड है तथा सिंह अंकित है जिनके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं और इस स्तंभ चिन्ह को राज चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है
वो सारनाथ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई जो है उसका अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात है वो 3.2 है। यानी हमारे राष्ट्र भारतवर्ष का भी एक अपना एक ध्वज है जिसे हम लोग तिरंगा फ्लैग के नाम से जानते हैं। भारतीय ध्वज की सबसे ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है और उसके बीच में सफेद है, सबसे अंत में हरा रंग है, और जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, यानी लंबाई 3 है और चौड़ाई जो है वो 2 है। इसका अनुपात जो है झंडे का 3.2 है। राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि वंदे मातरम के रूप में राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। और यह गीत स्वतंत्रता संग्राम जन गण का प्रेरणा स्रोत था। यह गीत पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि हम पहले बता चुके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि 14 अप्रैल 1891 यानी आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 14 अप्रैल 1891 में मृत्यु। 6 दिसंबर 1956 तक बहुजन राजनीतिक नेता एवं बौद्ध पुनरुत्थानवादी भी थे। उन्होंने बाबा साहब के नाम से भी जाने जाते हैं। अम्बेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण प्रणाली यानी भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जात व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया और 1926 में वह बंबई की विधानसभा के सदस्य नामित किए गए। उसके बाद वह निर्वाचित भी हुए और भारत की संविधान के एक निर्माता भी बने। अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर, क्वेश्चन है कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था और संविधान में अंगीकृत हुआ था। तथा संविधान बनाने वाली सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को एक अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया था और इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर का एक दिन भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित होती है? तो भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना प्रेरित होती है वो होती है फ्रांस के संविधान से। किससे होते हैं? फ्रांस के संविधान से। यानी भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना और गणतंत्रात्मक शासन की अवधारणा फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उनके सर्वोत्कृष्ट अवधारणाओं को जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल भी थे ग्रहण किया था, परंतु भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर पड़ा था। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संविधान से लिए गए, तो वो आयरलैंड से लिए गए थे। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 यानी भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य था वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। मिनर्वा मिल्स मामले यानी मिनर्वा मिल्स मामले जो कि 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि की समता के
अधिकार से है तो विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार यानी 14। अनुच्छेद 14 यानी भारतीय संविधान में समता के अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा और विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है वो जापानी संविधान से ली गई है। अगले क्वेश्चन में, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करके और कमेंट जरूर करें एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है। यानी भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत क्या आता है, तो वो आता है राजद्रोह। क्या आता है? राजद्रोह। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ लिखकर, बोलकर या संकेत देकर या फिर अभिव्यक्ति के खिलाफ लिख संकेत देकर या फिर अभिव्यक्ति के जरिए विद्रोह करता है या नफरत फैलाता है तो वह राजद्रोही की श्रेणी में आएगा, जो कि इस धारा के अनुसार सजा उम्र कैद का प्रावधान है 124 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी है, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में जब प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 12 हैं। संविधान की अनुसूचियां किसी लेख से जुड़े हुए एक पूरक विवरण का कथन होता है। किस अनुसूची में संविधान के किसी निश्चित अनुच्छेद का कथन होता है और किसी अनुसूची में संविधान की किसी अनुच्छेद की व्याख्या नियत होती है। अनुसूचियां संविधान एक का एक भाग है और वे संसद के संशोधन की शक्ति के अधीन आती हैं। संवैधानिक उपबंध के अनुसार कुछ अनुसूचियों के लिए यानी संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 जो है वो कुछ मामलों का कुछ न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार से। किससे संबंधित है? राज्य सरकार से है 228, जो कि उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का संबंधित है। यानी संविधान के अनुच्छेद 228 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी भी मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्बलित है जिसका अवधारणा मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है। तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा और इस अनुच्छेद से संबंधित मामले राज्य सरकार के अधीन न्यायालयों से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का जो यानी निर्दिष्ट करता है। यानी मूल संविधान में नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का को एक जोड़कर मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया। इससे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। उस संविधान में शामिल करने की सिफारिश स्वर्ण सिंह कमेटी ने की थी। इसकी संख्या जो है वो 11 है। कितनी है? 11 है। अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? चवालीस, 4 या 14 या 24? तो वो है 44 में। यानी समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया है? 44, 4 या 14 और या 34? कितना? 34। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आता है कि अनुच्छेद 315, यानी अनुच्छेद 315 इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होता है। अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति होती है। अनुच्छेद 300 भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी। भारत अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में लिखित है। अगला क्वेश्चन आता है कि देखिए इस वीडियो में आपको संविधान से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सम्मिलित हैं। वो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए एलिजिबल रहेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख रहे हैं, जो कि 2 पार्ट में आपको इसमें मिलेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? तो 356 जो कहता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। ये कब होता है? ऑप्शन नंबर बी, कि 356 कहता है कि राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार देता है कि यदि वह अस्वस्थ है, कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल सकती है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ध्यातव्य है कि संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक का एक आपातकालीन उपबंध निम्नलिखित है। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो वो कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में राज्य भाषा के संबंध में धारा 343 से 351 तक की व्यवस्था की गई है। धारा 343A के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप अर्थात 1, 2, 3, 4 आदि होगा। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन
प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तभी से 14 सितंबर का दिन एक प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं, जैसे भू, शराब, वायुसेना और पुलिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी वायु सेवा को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं। यानी संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान है। वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है एवं समवर्ती सूची में कितने 52 विषय हैं रखे गए हैं, जो कि रेल, वायुमार्ग, वायुयान एवं विमान चालन संघ सूची के विषय है, जबकि भूमि, शराब व पुलिस व्यवस्था राज्य सूची के व्यवस्था में है। वायु सेवा किस में आती है? तो वायु सेवा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विषय संघ सूची के भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बैंकिंग। कौन है? बैंकिंग। यानी संविधान ने 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की। सूची फर्स्ट में संघ सूची, सूची सेकंड में राज्य सूची और सूची थर्ड में समवर्ती सूची। यानी संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार संसद व कानून बना सकती है। इस सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, मूलतः 97 जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, आणविक, ऊर्जा, बीमा, संचार ज्ञान, राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि हैं, जबकि पुलिस, कृषि, जन स्वास्थ्य राज्य सूची के विषय हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? तो जैसे बंदरगाह, कृषि, भूमि, शराब। तो संघ सूची की अगर बात की जाए तो बंदरगाह सम्मिलित है। यानी संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है और संघ सूची में संघीय सरकार से संबंधित विषय कुल 97, राज्य सूची में राज्यों से संबंधित कुल 66 तथा समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों से संबंधित कुल विषय 47 रखे गए हैं। उपर्युक्त प्रश्न में बंदरगाह संघ सूची का विषय है, जबकि भूमि, कृषि व शराब जो किससे संबंधित है? वो है राज्य सूची से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में है शामिल है? जैसे समवर्ती की बात बैंकिंग, कृषि, पुलिस, तो वो है मजदूर संघ। यानी मजदूर संघ है जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है, उसमें सम्मिलित है। समवर्ती सूची में जैसे दंड विधि, विवाह, व्यापार संघ एवं श्रमिक संघ एवं श्रमिकों के कल्याण से संबंधित विषय रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में जो है वो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। यानी भारतीय संविधान में प्रतिनिधि यानी संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय नागरिकता के किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो वो दी जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। यानी भारतीय नागरिकता किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय नागरिकता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। नागरिकता से संबंधित नियम नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया है, जिसे हाल ही में संशोधित कर नागरिकता अधिनियम में संशोधित 2015 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। शिक्षा का जो अधिकार है वो एक अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी मूलभूत। यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाया गया। इसके अंतर्गत 21 का में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को एक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
मूल अधिकार हैं, जैसे मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक तो समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि 1922 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 है। जो कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों से हटा करके इसमें जोड़ दिया गया है। तो वो अब एक भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी विधेयक के रूप में बना दिया गया है। अगला आता है क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है। तो वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, समता का अधिकार। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा, यानी भारतीय संविधान की भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1922 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 30 से 2930 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में है। समता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत और उसका आचरण से निषिद्ध करता है। चलिए हम आपको एक 70 नंबर क्वेश्चन और देखेंगे, 70वां क्वेश्चन नंबर देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था? तो वो अपनाया था राजस्थान। यानी 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 243 से 243 के अंतर्गत इसके उपबंध किए गए। इनका पठन बलवंत राय मेहता की समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया था और राजस्थान देश का प्रथम राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी तथा द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश और ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 40 को व्यवहारिक रूप दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप में भी दिया गया है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम आज सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरा वीडियो देखा और लाइक भी किया। और जिसने लाइक नहीं किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हें एक अंगूठे पर बटन प्रेस करने में थोड़ी दिक्कत होती है। हो सकता है उनके उंगली काम ना करती हो, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने लाइक नहीं किया। और कमेंट करने को वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर और बेल आइकन प्रेस बना के